दी क्लास। कैसे बेटा, सब बढ़िया? अरे सुनो, डीपीपी अभी मुझे सबकी नहीं मिली, ये क्या कर रहे हो भाई तुम? भाई तुम तो बहुत अच्छा करते हो, लेट कैसे हो गए इस बार? नहीं, लगभग सबने भेज दिया है, लेकिन तुम सबसे बढ़िया बच्चे हो, तुम्हारा बैच। तुम सब इकट्ठे भेज देते हो, अभी तक मुझे सबकी नहीं मिली, सबकी मिल जानी चाहिए थी। किस किस ने अभी सबमिट नहीं की, जल्दी बताओ। किस किस बच्चे ने अभी सबमिट नहीं किया? ईमानदारी से बता दो फटाफट। कब तक करोगे? कब तक कर दोगे? बेटा ऐसे मत करो, 5 मिनट की डीपीपी है, तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं मिले डीपीपी करने के। बेटा अगली बार नहीं होना चाहिए ऐसा, वरना घर पे फोन हो जाएंगे इस बार कि भाई मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि तुम इतना लेट करो। हाँ बेटा कर देना, ठीक है? तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ सबको कि सब सबमिट कर देना, ठीक है? हाँ सेंड कर देना बेटा, सेंड कर देना। तो मैं कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाला हूँ आज, और उसके बाद हम बैक टू अपने चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है? इसको फटाफट खत्म करते हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो काम आ जाते हैं कहीं। ठीक है, सब बच्चे आ गए? बेटा डीपीपी के आंसर तब भेजूंगा जब सब भेज देंगे मुझे, ठीक है? तो बच्चे कह रहे हैं हम शाम तक कर देंगे, तो मैं रात को 8 बजे भेजूंगा आंसर। तो सब मुझे उसको आंसर्स को अपने मतलब कि अपने मार्क्स बना के मुझे भेजोगे सब, समझ रहे हो? तो क्या करना है, मैं जब 8 बजे तुम्हें आंसर की भेजूंगा तो सबने मुझे बताना है तुम्हारा स्कोर क्या रहा, इतने क्वेश्चन में थे, इतने सही है, मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए सबकी, ठीक है? ओके अबीर? ठीक है अबीर? चलो भाई, चलो भाई ध्यान से देखो। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, कुछ तो तुम्हें पता भी होंगी, लेकिन उनके बारे में और डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहली टर्म। वैसे तो मुझे उम्मीद है तुम्हें इसके मतलब पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किसी को पता है? क्या किसी बच्चे को आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है बेटा? क्या होता है? नहीं पता? बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें दे दूं ऑक्सीजन। बेटा कोई बच्चा बताएगा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टोटल। अगर मैं उसको 2 नेगेटिव दे दूं, अब कितने हो गए?
अगर मैं उसको 2 नेगेटिव दे दूं, अब कितने हो गए? 10 हो गए। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अगर मैं तुम्हें दे दूं फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? फ्लोरीन के पास 9। अगर मैं उसको -1 दे दूं, कितने हो गए? अगर मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं? सोडियम के पास 11। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने हो गए? बोलो क्लियर है? अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास होते हैं कितने? 12। 2 निकाल दो, कितने हो गए? एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 और 13। 3 निकाल दो, कितने हो गए? 10। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7। 3 डाल दो, कितने हो गए? 10। तो क्या तुम देख रहे हो सबके पास ही 10 इलेक्ट्रॉन्स है? क्या तुम देख रहे हो सबके पास 10 है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? बोलो बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूँ सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? रीजन क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो क्लियर? बोलो बेटा क्लियर? आगे बढ़े। अगली टर्म मैं लिख रहा हूं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में तो जानते हैं ना? ये तो जानते ही होगे पक्का, गारंटी है, तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। आइसोटोप्स के पास क्या सेम होता है? कोई बता सकता है आइसोटोप के पास क्या सेम होता है? सेम एटॉमिक नंबर। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत पेपर में आती है। और डिफरेंट क्या होता है बेटा? मास नंबर। बोलो क्लियर है? मुझे बताओ क्या और कुछ सेम होता है उनके पास? क्या कुछ और भी है जो सेम होता है आइसोटोप्स के पास? क्या होता है सेम? बहुत बढ़िया बेटा। देखो अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे? बताओ हाँ या ना? बोलो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि दोनों एक ही तो बात होती है, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर एक ही बात है। क्या मैं ये बोल सकता हूं उनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन होंगे? तो बेटा ये बात क्या है, तुम्हें ये दोनों बातें तो सबको रटी पड़ी होती है, ये दोनों, पहला पॉइंट और दूसरा। तीसरा और जो चौथा होता है बच्चों को पता ही नहीं होता। निकाल सकते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना वो इतना सोचते नहीं है, उनको लगता है उस पर डेफिनेशन तो ये काटा मारा आते हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें चारों पॉइंट्स लिखवा दिए ताकि एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बेटा कुछ भी लिख लो, तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ये लिख दूं, तीसरा इसके साथ एक और भी लिख सकता हूं। तो एक ये मेरा हो गया, एक मेरा ये हो गया और एक ये मेरा, ये तीनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे ये। बोलो क्लियर है बेटा? इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम। ठीक है, तो इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। पता है ना बेटा सबको? बेटा ये जो 2 1 ये होता है ना, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब ड्यूटेरियम। ठीक है, जो 3 1 H1 ऐसा होता है ना, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ट्रिटियम। समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब ही ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, मतलब उसका सिंबल बदल देते हैं बस हम। बोलो बेटा क्लियर है सबको? सबको क्लियर है भाई? इतना नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट पर चलते हैं आइसोबार्स। बेटा आइसोबार्स क्या होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा? आइसोबार्स क्या होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा? आइसोबार्स, उनके पास क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन सेम मास नंबर। मुझे बताओ अगर उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या ये लिख सकता हूं? डिफरेंट प्रोटॉन्स भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं उन पे न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे? एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल एग्जांपल देखो। मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो क्या तुम इन दोनों में ये चीज देख पा रहे हो कि मास नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी डिफरेंट है? तो चारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर फुलफिल हो रही है, देख लो बस। क्या चारों प्रॉपर्टीज पर फुलफिल हो रही है? बताओ।
बेटा क्यों की बात नहीं है चैतन्या, बेटा तुम्हारे सामने ही है बेटा, क्यों तो तुम्हारे सामने ही है ना, उसके अंदर देखो अलग है उसमें अलग है, उनकी प्रॉपर्टी है बेटा वो, तो क्यों का तो कुछ रीजन नहीं है, उसके अंदर होता ही नहीं है वो। बोलो क्लियर है बेटा, पहचान जाओगे अगर एग्जाम में आता है। बेटा देखो ना, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, इसमें कितने हैं 7, तो डिफरेंट तो है। अब कैसे है की बात क्या होती है बेटा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब तुम्हारे पास 32 टीथ है, क्यों है भाई, कैसे है भाई, उसका नेचर है वो, उनका हमने बस नाम रख दिया कि उनको हम आइसोबार्स बोलेंगे। अब मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास 2 आंखें क्यों है, भैया मतलब एक प्रॉपर्टी है ना कि इंसानों की उनको 2 आंखें मिली होती है। तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं बस। अगले आते आइसोटोन्स, ठीक है बाद में इकट्ठा लिख लेना अगर किसी रहता है। देखो आइसोटोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट ही प्रोटॉन है लेकिन सेम न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो, देखो ये प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करेगा उसको आइसोटोन्स बोल देंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मान लो मैं ये ले लूं, देखो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, लेकिन इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूंगा वो 8 आएंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन्स निकालूंगा वो 8 आएंगे। समझ रहे हो, देखो न्यूट्रॉन सेम हो गए लेकिन बाकी सब डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं अभी इट्स ओके, कोई बात नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इन सबको लिखो, ये प्रॉपर्टीज है, मतलब कई बार भी पूछा जा सकती है कि इनमें से कौन सा आइसोटोन्स है, तो ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। नोट करो फटाफट इसको। लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया, चारों लिख लिए, हाँ ना बता दो फटाफट, सबने, कोई रह गया, संचित बेटा यार साथ साथ लिखो, मैं भी तो लिख रहा हूं ना, इतना स्लो लिखो तो कैसे चलेगा, सिलेबस भी तो पूरा करना है, थोड़ा सा स्लो फास्ट लिखो, ये हो जाना चाहिए कि बस 19-20 रहता हो, अगर मेरे खत्म होने में तुम स्टार्ट करोगे फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। प्राची आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, संचित आगे से थोड़ा साथ लिखो, ऐसे फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मतलब वो करो, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम थोड़ा मेरा साथ दो। लिख लिया बेटा, चलो भाई, दो और बचे हैं, दो और बचे हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने वापस टॉपिक पर आ जाएंगे।
आइसोडाइफर्स। कौन से है? आइसोडाइफर्स। बेटा आइसोडाइफर्स में क्या होगा, ध्यान से समझना, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आ रहा होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, उन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो कि यूरेनियम है, वो है मेरा 92 टू 235, ठीक है, और एक मेरा थोरियम है 231 और 90। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 92 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 235 माइनस 92, इसको मैं 143 लिख सकता हूँ, वहां आया ना, सिंपल है, न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। इसमें आ जाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 90, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 231 माइनस 90, कितना बन गया? 141। अब मैंने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, कहां गया हमारा, अब मुझे क्या करना है, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करना है इसमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करने हैं इसमें। मुझे बताओ 143 में से 92 अगर चला जाए कितना बचता है? कितना बचता? 51। और 141 में से 90 कट जाए कितना बचता है? क्या दोनों सेम आ गए? क्या दोनों सेम है? इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए? आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स का मतलब क्या है? उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आते हैं। मतलब इसके न्यूट्रॉन निकालो, इसके प्रोटॉन, दोनों को माइनस कर दो, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है बेटा। ये जो है ना, ये इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ आइसोटोपिक नंबर सेम है, बस नाम है और कुछ नहीं। तो अगर मैं बोलता हूँ आइसोटोपिक नंबर सेम है, उसका मतलब है ये माइनस ये सेम आ रहा है, बस उसका नाम रखा हुआ है। बोलो बेटा, क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? करो करो, फिर मुझे बताओ। संचित बताओ बेटा। चलो, संचित ने कर लिया तो भाई मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अगला लास्ट जो बचता है, लास्ट आइसोस्ट्रेस। आइसोस्ट्रेस बेटा यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह ही है। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। समझ रहे हो? मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, यहाँ पर एटम्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल O3 है, एक NO2 माइनस है। मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? 3 है ना? और इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 है। और अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, इनमें कितने हैं? एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। एक नाइट्रोजन के बाद होते हैं 7, दो ऑक्सीजन के बाद होते हैं 16, और एक -1 बाहर से लिया उसने, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, इसमें भी 3 एटम्स है, इसमें भी 3 एटम्स है, तो ये आपस में क्या हो गया? आइसोस्टर्स। ध्यान रखना बेटा, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। कई बार ये सेम हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये सेम हो जाएगा, ये नहीं होगा। दोनों चीजें सेम होगी तो ही मेरा आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं O2 और S, क्या ये आइसोस्टर्स है? देखो इलेक्ट्रॉन 32, सॉरी वो 16, सॉरी इसमें भी 16, लेकिन इनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूं, ठीक है। वो भी हम वैसे उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन इनके पास एटम्स का नंबर सेम नहीं है। क्लियर है बेटा? जल्दी नोट करो फटाफट।
बढ़े आगे, चलो हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेटा एक बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, अब सुनो ठीक है, जब मैं बोलूंगा तो बस सुनना है, बस ध्यान से सुनो। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, सबसे पहली बात है, तुम्हें पता है सूरज से हमारे तक लाइट आ रही है, सबको दिख रही है, मतलब भाई है ना, वहां से हमारी तरफ लाइट आ रही है। मुझे बताओ, जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम से भी होते हुए आ रही है, जो स्पेस होता है वो वैक्यूम ही तो है, वहां पर कोई मीडियम तो नहीं है, लेकिन वो हमारे तक आ पा रही है, बताओ हाँ या ना? आ रही है ना भाई, हमें दिख रही है, हमारे पास सन से यहाँ तक लाइट पहुंच पा रही है। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ, उसको यहाँ तक आने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम चाहिए होता वो वैक्यूम में ट्रेवल ना कर पाती। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई चीज मेरी तरफ आ रही है, अगर उसको मीडियम चाहिए और वहां मीडियम नहीं है तो मेरे तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, इसका मतलब उस वो जो वहां से यहां तक लाइट आ रही है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। लेकिन सोचो, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं अभी, सुन रहे हो? जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो साउंड वेव्स है, बताओ साउंड वेव्स है, साउंड सुनते हो ना, साउंड जो तुम सुन पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, वैक्यूम सोच रहे हो, वैक्यूम मतलब यहाँ कोई मीडियम ही ना हो, वैक्यूम सुन समझते हो ना, जहां पर कुछ भी ना हो, वैक्यूम जो स्पेस होता है वो वैक्यूम है, वहां कुछ भी ना हो, हवा वगैरह, मतलब कोई मीडियम ना हो, तो तुम्हें पता क्या लगेगा? जब मैं बोलूंगा ना, तुम्हें लगेगा सर बस ऐसा तुम्हें इशारा कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देगा, तुम्हें ऐसा लगेगा सर बस ऐसे ऐसा बस कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं। मतलब हमारे जो साउंड वेव्स है उनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जो लाइट वहां से यहाँ तक आ रही है उसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, उसको अगर मैं वैक्यूम में भी डाल दूंगा वो फिर भी मेरे तक पहुंच जाएगी। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? इसका मतलब जो वो रेडिएशन, लाइट वाली रेडिएशन है, लाइट भी तो एक रेडिएशन ही हो गई ना, जो लाइट है ना उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, और जो लाइट है, लाइट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। मतलब जो हम लाइट बोलते रहते हैं ना, एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है। मतलब तुम्हें क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन इनको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। बोलो समझ गए बेटा? बोलो बेटा समझ गए? बोलो बेटा समझ। लेकिन अब बात आती है, हम 9th 10th में अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वैसे तो मुझे पता नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो तुमने साउंड वेव, लाइट वेव के बारे में कुछ सुना होगा, साउंड वेव, लाइट वेव, मतलब सुना तो होगा, वर्ड तो सुना ही होगा, मतलब ना बताओ। तो मुझे बताओ वेव होती क्या एक्चुअली? वेव, वेव है क्या? क्या कोई बता सकता है वेव क्या है? क्या है वेव? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेव कुछ भी नहीं है, वेव एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर करने का। दोबारा बोल रहा हूँ, वेव एक मोड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। मतलब देखो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। क्या तुमने कभी ऐसी चीज की है कि ये मेरा एक नदी है, एक नदी है, यहाँ पर एक पत्ता पड़ा है, पत्ता पड़ा है मान लो इस नदी के अंदर, ठीक है, ये मेरी नदी है पूरी, और यहाँ पे पत्ता पड़ा है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से जोर से पत्थर मारा, और वो पत्थर यहाँ पर गया, पत्थर यहाँ पर गिरा है, और उस पत्थर जब गिरा यहाँ पर है, लेकिन मेरा पत्ता फिर भी उछल पड़ता है। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया? हमने पत्थर जो मारा है वो मारा यहाँ है, लेकिन पत्ता फिर भी उछल गया। एक्चुअली में तुम वहां पर देखोगे, जब मैं यहाँ पर पत्तियां मारूंगा ना, तुम यहाँ पर देखोगे, तुम्हें ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, फील कर पा रहे हो? कुछ ऐसे ऐसे मतलब वेव सी दिखती होती है, दिख रहा है? कर पा रहे हो? मतलब वहां पर एक वेव सी बनती होती है, ठीक है, वो हमें दिख भी रही होती है, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, वो ही मेरी वेव है। मतलब वेव एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। देखो, इस वेव ने एनर्जी को ट्रांसफर किया पत्ते में, पत्ता, ये जो पत्थर है कूद नहीं गया, लेकिन इस स्टोन ने यहाँ पर एक एनर्जी को ट्रांसफर किया। बोलो समझ रहे हो बेटा? तो वेव एक्चुअली में एक मोड है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। बोलो बेटा क्लियर? बोलो बेटा क्लियर? अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। चाहे मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दूं, चाहे रेडिएशन बोल दूं, एक ही बात है। तो अब ध्यान, तुमने शक्तिमान देखा बचपन में? शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान देखा होगा।
शक्तिमान में देखा है भाई, वो जो शक्तिमान होता है भाई, शक्तिमान है उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिंग्स होती है, दिखा रखी होती है, ऐसे कुछ होती है, देखा है? नहीं देखा? ऐसा नहीं होता शक्तिमान में, नहीं होता कि किसमें होता था? होता था ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा ही मान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शक्तिमान ही है। वहां क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर मेरी जो वेव है ना, वेव वेव अगर यहाँ पे ट्रेवल कर रही है ना, ध्यान से समझना, अगर मेरी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये मेरा प्रोपगेशन ऑफ वेव है, प्रोपगेशन ऑफ वेव, समझते हो? मतलब कि जहां पर मेरी वेव चल रही है ये मेरा प्रोपगेशन है। तो बेटा ध्यान रखना, ऐसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना ऐसे, ठीक है? ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड एक्सिस है, समझ रहे हो? तो बेटा ध्यान से समझना, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार सी बनेगी लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये मेरा एक प्लेन हो गया और ये मेरा एक प्लेन हो गया, फील कर पा रहे हो कि एक प्लेन मेरा ये है और एक प्लेन ये है, फील कर पा रहे हो बेटा? हाँ बेटा भाई, छोटा भीम बेटा मेरे टाइम में नहीं आता था ना, मैंने भाई शक्तिमान देखा, वो छोटा भीम भाई मुझे नहीं पता, ठीक है? तो एक तो ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, फील कर पा रहे हो? देखो ये वाला प्लेन है बाहर की तरफ ऐसे, समझ रहे हो? और एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो होता क्या है, ये जो मेरी ये चल रही है ना, तुमने एक वर्ड तो सुना है ना, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी रेडिएशन मान लो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रेडिएशन ही मान लो। तो जब वो चल रही होती है ना वेव, तो वो अपने चारों तरफ ना ऐसे, कैसे देखना, ध्यान से सुनना, मान लो ये वेव चल रही है मेरे, इसको देखो मार्कर को, हाँ ये मेरी वेव है, मान लो ये वेव है, रेड वाला मार्कर, देख रहे वेव है, ये आगे की तरफ जा रही है। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमने वो देखा है सांप कैसे चलता है, सांप, सांप कैसे चलता है, सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, ठीक है, ऐसे जमीन के साथ। और अर्थवॉर्म कैसे चलता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म ऐसे ऐसे चलता है, समझ पा रहे हो? दोनों का नेचर समझ रहे हो? एक तो जमीन के साथ ऐसे ऐसे चल रहा है और एक ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है, फील कर पा रहे हो? यहाँ पर भी वही सीन है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, जैसे ये वही लाइन, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, जैसे अर्थवॉर्म चलता है, ठीक है? और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, जैसे सांप चलता है, समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? देखो मेरे यहाँ मार्कर देखो, ये मैं चल रहा हूं, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे, जैसे अर्थवॉर्म चलता है ऊपर नीचे ऐसे, और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, फील कर पा रहे हो? मतलब मैं अगर उसको 2D में बनाना चाहूँ, ठीक है, बोर्ड पे बनाना मुश्किल होता है लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो अगर ये मेरी उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, मतलब ये वाला बुक प्लेन है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी इस प्लेन में, समझ पा रहे हो? मतलब उसका प्लेन ऐसे और इसका प्लेन ऐसे, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ये चीज फील कर पा रहे हो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शक्तिमान है अपना, मतलब ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या एक्चुअली में? वो जब वेव जहां चल रही होती है उसके एक परपेंडिकुलर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब वो अपना कवच लेके चल रही होती है, समझ रहे हो? लिख लो बेटा, इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। व्हेन, अब मैं जो बातें बता रहा हूं उसको लिख लेना। व्हेन, ये बना भी लेना, वैसे तो पहले बना लो, ये थोड़ा बहुत गंदा सा बनेगा, फील जो मैंने करा दिया तुम्हें। हाँ प्राची वैसा सा मान लो, थोड़ा सा लिख लो पहले, चलो इसको बनाते रहना। व्हेन, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, लिख ही देता हूं, तू मेरे से वरना बार बार बोलो। व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड
is produced and are transmitted in the form of waves called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैंने पहले कल समझा चुका हूं तुम्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो या रेडिएशन बोल दो, बेटा ये मैक्सवेल की थ्योरी है एक्चुअली में, चाहे हेडिंग में डाल सकते हो मैक्सवेल की थ्योरी, उसी ने इसके बारे में बताया था। तो मैक्सवेल थ्योरी यही थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, और वो जो एनर्जी एमिट हो रही थी ना एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही थी। कल मैंने इसका नाम नहीं लिया था, बस आज नाम ले दिया। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ बेटा एक्चुअली में वो रेडिएशन तो एमिट कर रहा है ना, वो मैंने कल बताया था, जब वो ऐसे गिरता जा रहा था, ऐसे गिर रहा था ना अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट कर रहा था वो रेडिएशन थी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगला पॉइंट लिख लो बेटा, अगला पॉइंट लिखो, इसको मैं रब कर चलो भी रहने देता हूँ। अगला पॉइंट लिखो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा EMR, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन because it is associated with alternating electric and magnetic field। Light is an electromagnetic radiation because it is associated with alternating electric and magnetic field। अगला पॉइंट लिख लो, it do not requires any medium to travel। it do not require medium to travel, that is it can travel through vacuum। it do not requires medium to travel, that is it can travel through vacuum। ये उसकी प्रॉपर्टीज है सारी। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर कोई वेव होती है, क्या कभी वेव रुकती होती है? वेव तो कॉन्टिन्यूअस होती है ना, देखो लहराती हुई चलती जाती है, मटकते मटकते चल रही होती है, उसके वो तो कॉन्टिन्यूअस नेचर की होती है ना। बताओ, ऐसा तो नहीं ना ब्रेक के मार मार के चल रही है कि रास्ते में रुक रही है फिर ब्रेक चल रही है, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस नेचर में होती है। तो मुझे बताओ एक्चुअली में मैं वेव के थ्रू क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ ना। बताओ एक्चुअली में मैं वेव के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसका मतलब जो इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी या नहीं होगी? कॉन्टिन्यूअस मतलब बिल्कुल रुक नहीं रही कहीं, बिल्कुल प्यार प्यार से चलती जा रही है बस लहराते हुए। क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है? अगला पॉइंट लिख लेना, since it travels in the form of wave, therefore it has continuous energy या it transmits continuous energy। मतलब वो एनर्जी को जो ट्रांसफर करेगी या ट्रांसमिट करेगी तो वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में करेगी। तुमने देखा है, तुमने गेम तो खेली होगी यार, वाई सिटी वगैरह, एक हमें लेजर बीम मिलती होती है और एक मिलती है गन।
तो भाई गन के अंदर देखो छोटी छोटी बुलेट चल रही है, लेकिन लेजर बीम क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता, समझ रहे हो? तो वो कॉन्टिन्यूस नेचर का मतलब यही हो गया। लेकिन जो हम फायरिंग कर रहे हैं बुलेट से, वो एक एक करके मार रहे हैं, लेकिन जब मैं लेजर बीम यूज कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस एनर्जी चल रही है। बोलो बेटा क्लियर है? इस बात को फटाफट नोट कर लो सारे फटाफट। सबने कर लिया? वाह बहुत बढ़िया बच्चों, सबने कर लिया सारा? लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया। देखो फिर बेटा मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ एक पंजाबी लोग है बहुत सारे, तो पंजाबी लोग के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, या पंजाबी में खुराना हो गई, ठीक है, मतलब पंजाबी में अत्रेजा भी हो गए, पंजाबी में अरोड़ा भी हो गए, तो इसके अंदर भी बहुत सारी फैमिली आ जाती है ना, ठीक है? तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तुमने तो बस एक लाइट देख पा रहे हो जो हमें दिख रही है, जो हमारे पास सन से आ रही है, सुन रहे हो? जो हमारे पास लाइट आ रही है वो हमें दिख रही है, तो हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दिया। जो हमें दिख ही नहीं सकती, मतलब वो हमारे विजिबल रेंज में नहीं है, जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाए, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। बोलो समझ रहे हो? मतलब एक तो हमें दिख रही है, तुमने सुना है यूवी रेडिएशन, यूवी, भाई वो सनस्क्रीन लगाओ यूवी रेडिएशंस, क्या यूवी रेडिएशन हम देख पाते हैं? बेटा हम सिर्फ विजिबल देख पाते हैं, मतलब यूवी हमें दिख नहीं रही है, हम विजिबल वाले को बस देख पा रहे हैं इस, लेकिन यूवी रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, मतलब एक पूरी इनकी बिरादरी है, पूरा परिवार है, और उस परिवार को हम इकट्ठे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रम। क्या नाम रख देते हैं हम उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा इसका मतलब क्या है? हमने बस उनके पूरे परिवार को समझना है कि उसके परिवार में कौन कौन आता है। एक तो वो सन से आ रहा है, वो आ रहा है हमें दिख रही है, एक अल्ट्रावायलेट भी दिख रही है, और भी बहुत सारी होती है, अभी उनके बारे में बताऊंगा। लिख लो इसके बारे में, देयर आर मैनी टाइप्स of electromagnetic radiations which differ from one another, which differs from one another in wavelength एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है या नहीं पता? क्योंकि मुझे भी पढ़ाना ही है वैसे भी। एंड टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा कुछ भी नहीं है, हम सारे परिवार को इकट्ठे लिख देंगे और पूरी बिरादरी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन वो अलग बात है कि हम उनको अरेंज करके लिख रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना, हम क्लास में अरेंज होते हैं, एक छोटे हाइट वाले सबसे छोटे, फिर धीरे धीरे लंबी हाइट वाले, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो हम अरेंज करेंगे, हम उनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है? इसी वजह से उसका नाम स्पेक्ट्रम रखा गया। अरे बेटा ये वाली बातें छोड़ दो, ये मैंने करानी है अभी, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, बस ये समझ लो। जैसे हम हाइट के बेसिस पे अरेंज करते हैं ना हमारे स्कूल में, तो वैसे इसके बेसिस पे भी हम अरेंज करने वाले हैं, बस इतना समझो। तो बेटा ध्यान से समझना, मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारा कौन सी गाड़ी लेने का सपना है? तुम्हारा सपना कौन सी गाड़ी लेने का? ओडी, टेस्ला, बुकाटी, सपने, रेंज रोवर, भाई साहब जैगवार, रोल्स रॉयस, स्कॉर्पियो, चलो भाई कोई किसी ने स्कॉर्पियो तो बोला, लैम्बोर्गिनी, थार। बेटा पहले मुझे एक बात बताओ,
जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं उतनी बड़ी मेहनत कर रहे हो तुम? अपने आप से बाप पूछना एक बार, जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं उतनी मेहनत कर रहे हो? तुम मेहनत तो उल्टे वाले कर रहे हो अभी। अगर तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हें BMW लेनी है, ओडी लेनी है, तो भाई वो तो भाई बढ़िया पैकेज लगेगा तो ही मिलेगी ना भाई। बढ़िया पैकेज के लिए बढ़िया जगह जाना पड़ेगा, तो बढ़िया कॉलेज में जाना पड़ेगा ताकि बढ़िया प्लेसमेंट हो। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं मैंने तुम्हें एक्सयूवी गाड़ी दिलवानी है। ठीक है, एक्सयूवी गाड़ी की बात करता हूँ मैं, एक्सयूवी बढ़िया वाली एक्सयूवी। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। मेरा सपना ये है, मान लो कि मुझे गाड़ी चाहिए एक्सयूवी इन माई रेंज। अगर तुमने अपनी गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज समझ लिया है तो तुम स्पेक्ट्रम भी सीख चुके हो। और वो स्पेक्ट्रम क्या है? गाड़ी बोले तो गामा रेस, एक्स बोले तो एक्स रेस, ठीक है, यू बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस, वी बोले तो विजिबल रेस, आईआर बोले तो इंफ्रा रेड रेस, इंफ्रा रेड रेस, इसको हम आईआर भी बोल देते हैं, आईआर। माई बोले तो माइक्रोवेव, और आर बोले तो रेडियो वेव्स। रेस बोल लो या वेव बोल लो, बेटा समझ रहे हो इतनी बात? मतलब ये जो मैंने अरेंज कर रखा है ना, ये बात ध्यान रखना, मैंने इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज किया है, या मैं बोल सकता हूं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहां से आगे की तरफ मेरी वेवलेंथ बढ़ रही है, या मैं बोल सकता हूं यहां से आगे की तरफ मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो ये मेरा स्पेक्ट्रम बन जाता है। समझ रहे हो बेटा? बोलो बेटा। तो याद रख लो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। क्या बेटा याद रख लो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज? थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं मैं तुम्हें, आइडिया आइडिया देता हूं थोड़ा सा। तुमने रेडियो सुना है? रेडियो 91.9 एफएम बोलते नहीं है? रेडियो 91.9 एफएम मिर्ची रेड, क्या नाम होता है उनका, कैसे जिन वो होते हैं, ठीक है, आरजे रॉकी। बेटा ये जो तुम रेडियो सुन रहे होते हो, हम उसका नाम रेडियो रखते हैं एफएम, एक्चुअली में वो चल क्यों पाता है पता है? क्योंकि वहां पर जो हम सुन पा रहे हैं सब कुछ हो रहा है, उनका रीजन ये रेडियो वेव्स होता है। नाम में तुम्हें रेडियो दिख रहा है, उसका नाम तभी रेडियो होता है। मतलब जब रेडियो वेव्स को यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली मैं रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्टिंग में यूज करता हूं, या रेस बोलो या वेव्स बोलो, ब्रॉडकास्टिंग। समझ रहे हो? ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है सब कुछ, समझ रहे हो? हाँ हाँ बेटा, वो बहुत अलग अलग है। माइक्रोवेव बेटा, माइक्रोवेव। तुमने रेडार सुने? रेडार, रेडार भाई एरोप्लेन में रेडार अपनी लोकेशंस पता करने के लिए यूज जो हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर ये माइक्रोवेव यूज होती है, हमें पता ही नहीं होता। हमें लगता है भाई पता नहीं क्या ही है, एक्चुअली में वहां से तिरंगे निकलते हैं, तिरंगे, ठीक है, जो हमारे सिग्नल जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, हमें दिख रहा होता है वेव्स निकल रही है, बोलते नहीं हमारे अंदर, मतलब हमारे हार्मफुल है जो टावर की रेज है, 5G मत आने दो, मतलब हम मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। एक्चुअली में उनसे रेज तो निकल रही है, वो यही तो सारी रेज है। समझ रहे हो बेटा? आईआर, आईआर जो रेडिएशन होते हैं ना, वो हीटिंग का काम करती है। मतलब जब मैं एक गरम लोहा हो रखा था, लोहा गरम, तो उस टाइम पे वो आईआर रेडिएशन छोड़ रहा होता है, तभी हमारा हाथ जल जाता है। मतलब इनमें हीटिंग कैपेसिटी होती है इन रेडिएशंस में, मतलब इनकी पावर ये होती है। समझ रहे हो? बोलो। और भाई तुम्हें पता ही है सन तो हमें यूवी रेज देता होता है, सन से यूवी रेज आ रही होती है। और विजिबल तो भाई तुम्हें पता ही है, जो पूरा विबग्योर होता है, पता है ना विबग्योर? पता है बेटा विबग्योर? ठीक है बेटा, विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बेटा, वॉयलेट जो होता है ना, वॉयलेट,
उसका उसकी वो क्या बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है। और या मैं बोल सकता हूं मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा। और जो रेड होता है रेड, उसका मैक्सिमम लैम्डा होता है, या मैं बोल सकता हूं मिनिमम एनर्जी होती है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इतना तो पता ही है ना भाई तुम्हें। जल्दी इसको नोट करो फटाफट, जल्दी इसको फटाफट नोट करो। बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीधा वो पूछ लेता है एक्स रेज और विजिबल रेज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बताओ किसकी होगी। एक्स रेज और विजिबल रेज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा, फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की, क्योंकि देखो इधर से इधर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। क्लियर है बेटा, बेटा क्लियर है सबको, नोट कर लिया सबने, कर रहे हो नोट, करो करो फटाफट नोट करो। बेटा ये पूरे चैप्टर का बेसिक है आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, सब फटाफट इसको नोट करो। मैं आज एक ओडीपी भी भेजूंगा, पहले इसको सोल्व करके भेजो। थैंक यू बेटा अभी थी अभी तेज, ठीक है चलो। बेटा वो सारी रेडिएशन का काम नहीं है, मैंने तो बस आइडिया देना था, तुमसे कोई पूछने नहीं वाला। बेटा अब मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली है वेवलेंथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेवलेंथ। बेटा देखो अगर मैं एक वेव बनाता हूं तो वेव ऐसी होती है ना, ठीक है, ऐसे वेव चलती जाएगी आगे, समझ रहे हो। तो एक्चुअली में इसको मैं यहां पे बना देता हूं पूरा। अब बेटा एक चीज देखो, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ये सारे क्रेस्ट है ऊपर वाले, और इनको हम बोलते हैं सबको ट्रफ। ये सारे ट्रफ है जो नीचे आ रहे हैं, मतलब जो मैक्सिमम होता है वो क्रेस्ट और जो मिनिमम होता है ट्रफ। तो बेटा अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लूं उसको बोलते हैं लैम्डा, या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लूं वो भी लैम्डा, क्योंकि बराबर ही आएगा। समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो साथ साथ आ रही है, नहीं कि इसके और इसके बीच का ले लो, जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, वो मेरा क्या होता है, वेवलेंथ। बेटा क्लियर है, बेटा सबको क्लियर है। बेटा इसके अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट बेटा वो तो होते हैं मीटर, लेकिन जो यूनिट जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, यूनिट यूज्ड इन दिस चैप्टर, क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में यूज करनी है उस पर ध्यान दो, ऐसा यूनिट हमें यूज नहीं करनी। हमें जो यूनिट यूज करनी है वो होगी एक एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर और फेंटोमीटर। समझ रहे हो, इस ये मेरा एंगस्ट्रॉम, ये मेरा पिकोमीटर, ये है मेरा नैनोमीटर और नैनो गाड़ी वाला, और ये मेरा फेंटोमीटर, ठीक है। इनका यूनिट कन्वर्जन बता देता हूं, देखो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 रेस्टो -10 मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में
10⁻12 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं और 1 फेंटोमीटर में 10⁻15 मीटर होती है। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन लिखी है, इसको फटाफट लिख लो। अर्पिता बेटा टेस्ट में अभी तो आज तक का तो मतलब ये लगा लो थर्सडे फ्राइडे तक का आएगा, थर्सडे तक तो आएगा ही आएगा। मतलब जो अभी हम कल करेंगे वो पक्का आएगा, परसों का बताऊंगा कल कि थर्सडे तक का तो कंफर्म है, आना ही आना है सिलेबस में। हाँ बेटा, यस यस। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अगली बात करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कर रहे हो भी नोट? करो करो, नोट करो फटाफट। जल्दी नोट करो बेटा फटाफट। बेटा पीकोमीटर, पीको 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 पीको, ये पीकोमीटर है। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी, मान लो तुम स्टेशन पर खड़े हो। ठीक है, ये मेरा करनाल का स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन पे खड़े हो, यहां से गाड़ी जा रही है मेरी। ठीक है, यहां से मान लो मेरी मालगाड़ी जा रही है। ठीक है, ये मेरी मालगाड़ी जा रही है। अब तुमने क्या किया बेटा, यूनिट यूज्ड इन दिस चैप्टर, चैप्टर बेटा चैप्टर। ठीक है, यूनिट यूज्ड इन दिस चैप्टर। अभी तुम यहां पर पहुंचे हो यार, इतनी स्लोली करे हो। मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो मैं स्टेशन पे खड़ा हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैं यहां से देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ मैं, यहाँ पर मान लो ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर स्टेशन पर। ठीक है बेटा, आपका नेटवर्क इश्यू है यार प्राची। देखो भाई, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्टेशन के कॉर्नर पे खड़ा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट से, ये जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने डब्बे पास हो रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने डब्बे पास हो रहे हैं मालगाड़ी के, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक पॉइंट से कितने, यहाँ पे मैं डब्बे बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं वेव की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कितनी वेव्स पास हो रही है। बेटा ध्यान से समझना, ये जैसे मैं ये बना रहा हूँ ना, ये एक वेव ये होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ खत्म, इसको एक वेव बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक और ये बना दूं, ये कितनी टोटल वेव हो गई? 2। अगर मैं एक और बना दूं, कितनी हो गई? 3। मतलब ये एक स्टार्ट होना ऊपर से नीचे आगे, इसको कंप्लीट वेव बोलते हैं। तो एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई। मतलब जो मैंने बनाई है इसमें 3 वेव्स है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बेटा? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव उस पॉइंट से पास हो रही है। मान लो मैंने ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट, अब मैं देखूंगा इस पॉइंट से कितनी वेव्स निकल गई 1 सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा होता है, सिंबल ये होता है, सिंबल फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये, झुका हुआ है ऐसे 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 झुका हुआ है, देख रहे हो? इधर इधर झुका हुआ है ऐसे, v को मैं थोड़ा झुका दिया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? v बाय लैम्डा। बेटा ये वेव नंबर का लैम्डा ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा। बोलो बेटा क्लियर, बोलो बेटा क्लियर, बोलो बेटा क्लियर। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। बेटा कुछ भी नहीं, यूनिट है।
अगर मुझे 10⁻⁻15 मीटर को मैं 1 FM बोल दूंगा बस, फेंटो। ठीक है बेटा, देखो मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड कितनी होती है, मैंने बताया अभी, उनकी स्पीड कितनी होती है, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया था, कोई बच्चा बताएगा उनकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है नहीं होती? बहुत बढ़िया, क्या होती है स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जिसको मैं सी बोलता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हम सी से लिखते होते हैं, सिंबल होता है, ठीक है, तो वो और क्या हो जाता है वो 3 × 10⁸ बोलो बेटा क्लियर? मीटर पर सेकंड, बोलो बेटा क्लियर है? सारे बच्चों क्लियर? ठीक है, तो यहां से बेटा मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा c/λ। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, ये थी। अब यूनिट पर आता है, यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट। बेटा वैसे उसकी यूनिट होती है या तो हर्ट्ज बोल दो या पर सेकंड बोल दो, एक ही बात है, या पर सेकंड बोलो या हर्ट्ज, बिल्कुल एक ही बात है, दोनों भाई भाई है, बस बोलने के अलग अलग तरीके हैं। नहीं बेटा अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, या हर्ट्ज बोल दो या पर सेकंड बोल दो, एक ही बात है, लेकिन जो यूनिट्स कई बार आ जाती है, कई बार किलो हर्ट्ज आ जाएगा, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, कई बार मेगा हर्ट्ज आ जाता है, मेगा कैपिटल एन, तो उसमें 10⁶ हर्ट्ज होते हैं। समझ रहे हो बेटा? क्लियर है? ठीक है, मतलब इसकी जनरल यूनिट हमें यही लेके चलनी है, कन्वर्ट कर लेंगे कभी भी जरूरत पड़ी। उससे अगला टाइम पीरियड, अगला क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस पॉइंट से पास करना है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है एक वेव को, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, मतलब मुझे इस पॉइंट से पास करने में एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो होता है टाइम पीरियड। बेटा ध्यान रखना, टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, इस बात का ध्यान रखना, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और यूनिट क्या होती है इसकी? सेकंड, तुम्हें पता ही है भाई, टाइम की यूनिट तो सेकंड ही होती है ना। लिख लिया बेटा? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी जाके मुझे डीपीपी सबमिट करो सारे बच्चे। ठीक है।